ओके, सो फाइनली वी आर लाइव। वेट करते हैं बाकी लोग भी जुड़ जाए जरा। थोड़ा नेट का इश्यू आ रहा था तो इस वजह से 1-2 मिनट लेट हो गया थोड़ा सा सेशन। यस, सो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो एमसीक्यू सेशन करने वाले हैं एएनएस पे। आप सभी को पता है कि पिछले एक हफ्ते से फार्माकोलॉजी की एएनएस पे टॉपिक चल रहा है और काफी चीज हमने खत्म कर दिया, लास्ट बिल्कुल पड़ाव पर हम लोग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रैक्टिस सेशन ले लिया जाए, क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद अगर प्रैक्टिस हो जाए या फिर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद प्रैक्टिस हो जाए तो दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या हो वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। नंबर ऑफ एमसीक्यूज लगाना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि किस तरीके से एमसीक्यूज आप लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग वंस अगेन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अच्छा हूं, आप सभी कैसे हैं? चलिए जरा देख लो 1 मिनट, और कोई परेशान तो नहीं हो रहा कोई स्टूडेंट? ठीक है, एवरीथिंग ऑल राइट। चलिए, पहले मैं 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। वी डू नॉट बिलीव इन नंबर्स। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, वी डू नॉट बिलीव इन नंबर्स, वी बिलीव इन क्वालिटी। तो आज का एमसीक्यू सीरीज चाहे वो 20 हो, 15 हो, 25 हो, 30 हो, 50 हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सही आंसर तक पहुंचना है, कैसे इस तरीके से एमसीक्यूज को लगाना है कि चीजें रिवाइज हों, कैसे गलती को मिनिमाइज करना है, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक को लगाना है। ये सारी बातें आपको सिखाना मेरा मकसद है एमसीक्यूज को। आंसर केवल बताना मेरा मकसद नहीं, वो तो मैं आपको दे दूंगा, आप आंसर रट्टा मार सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट, बिना टॉपिक के, बिना समय के वेस्ट किए हुए। यस, देखिए ईएसआईसी का कुछ न्यू नोटिफिकेशन आया है, मैं अपडेट कर दूंगा, जो भी है परेशान मत होइए, ठीक है। सो बेसिक्स ऑफ एएनएस और कोलिनर्जिक ड्रग्स, 2 टॉपिक मैंने लिया है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनेस्टरेजेस, उसके बाद एड्रेनर्जिक ड्रग्स और उसके एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, वो सब हम लोग जो है धीरे धीरे सेशन में 2-3 सेशन में करके खत्म कर देंगे। तो आज ये 2 टॉपिक हम लोग ले रहे हैं। चलिए, सो बेसिक्स ऑफ एएनएस वी आर डिस्कसिंग। 1 मिनट दीजिए जरा, मैं थोड़ा सा इसको रेडी कर लूं। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए। हमेशा जिस तरीके से मैं पहले बता दूं, आपको अवेयर कर दूं, मैं एमसीक्यूज कहीं से चुरा के बिल्कुल नहीं बनाता हूं, किसी किताब से बिल्कुल नहीं बनाता हूं। मेरे सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चंस होते हैं और मेरे कॉम्पिटिटर इसको चुराते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पर्पस अलग है। तो ये किसी किताब से छापा हुआ बिल्कुल एमसीक्यूज नहीं है, ये सब आपको फ्रेश मिलने वाला है। हाँ, इसका कॉपीराइट हमने जरूर ले रखा है अपनी बुक के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसे पेपर सेट होता है, कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन, कुछ टफ क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न पर इसको सेट किया है मैंने। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, न्यूरॉन्स, बोथ, नन ऑफ द अबव। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी सिंपल क्वेश्चन। समझ लीजिए, एमसीक्यू जब भी हम लगाते हैं, हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, जल्दीबाजी नहीं करना होता है। समझ लीजिए और सही आंसर बताइए, ताकि आपके अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटी डेवलप हो सके। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? फटाफट बताइए। चलिए, तो ये पहला कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बहुत सारे लोग कहेंगे सी है, बहुत सारे लोग कहेंगे ए है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, एक या फिर एक से ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा आंसर सही होते हैं, लेकिन आपको मोस्ट सुटेबल चूज करना होता है। ध्यान रखिए, कभी ना कभी आपके लाइफ में ऐसा दिन आएगा, ऐसा एग्जाम जरूर फेस करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर फेस करने पड़ेंगे जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं। वहां पर आपको मोस्ट सुटेबल आंसर चूज करना होता है, जो सबसे पास होता है। देखिए नर्वस सिस्टम है तो जाहिर सी बात है न्यूरॉन भी पार्ट है, लेकिन मैंने यहां क्या रख दिया, स्पेसिफाई कर दिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर दिया है। आई हैव मेड द क्वेश्चन वेरी स्पेसिफिक। कई लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं, कई लोग ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप देखेंगे, जब मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तब वहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको सारी चीजें देखने को, एफरेंट सिस्टम, इफरेंट डिवीजन, इफरेंट में फिर आपको अलग अलग डिवीजन देखने को, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी इधर पे। लेकिन अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात खाली करते हैं तब वहां पर आपको केवल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं जनरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तब वहां पर न्यूरॉन्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट सुटेबल आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि मैंने यहां स्पेसिफाई कर दिया है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरलाइज नर्वस सिस्टम। अगर जनरलाइज नर्वस सिस्टम होता तो इसका ऑप्शन बोथ हो जाता, क्योंकि न्यूरॉन्स भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है, बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओनली। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यस, अकॉर्डिंग टू द नीरज जी बिल्कुल सही करें। ठीक है, न्यूरॉन्स भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को स्पेसिफिक बना दिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल के। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सूटेड आंसर जो है वो ब्रेन होगा। अगर मैं जनरलाइज क्वेश्चन नर्वस सिस्टम का पूछता तो न्यूरॉन्स भी ऑप्शन में आ जाता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से सावधान रहे। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको यह सिखाना चाह रहा था कि कभी कभी दो बहुत क्लोज ऑप्शन आएंगे, मोस्ट सुटेबल आंसर चूज करना पड़ता है। इस क्वेश्चन से ये सीखिए आप। चलिए, तो ऑप्शन इज गोइंग टू बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। विच डिवीजन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैरीज सिग्नल अवे फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड? इफरेंट डिवीजन, एफरेंट डिवीजन, बोथ, ऑल ऑफ द अबव। यहां कायदे से नन होना चाहिए, यहां नन होना चाहिए। ठीक है, चलिए नन कर लीजिए इसको। बताइए क्या लगता है? बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स ऑफ फेयरनेस तो बेसिक क्वेश्चंस है। मोस्टली पीपल आर सेइंग ए। ओके, चलिए तो जरा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आपका रिवीजन भी हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिए। और एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, कौन सा नहीं होगा उसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप देखोगे बहुत सारे डिवीजन है, एफरेंट डिवीजन है, इफरेंट डिवीजन है। ठीक है, उसमें एक इफरेंट डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, एक एफरेंट डिवीजन मिलेगा। ई फॉर एग्जिट, एग्जिट बोले तो कहां से? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कोई सूचना पेरिफेरल टिश्यूज तक अगर जा रही है तो वो कौन ले जाता है? इफरेंट डिवीजन ले जाता है। इसी इफरेंट डिवीजन का ही पार्ट होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें कि कई सारे आपके सिस्टम्स अलग अलग हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, एंट्रिक सिस्टम, ये तीनों हैं। इस तरीके से डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? पहली बात तो ये देखिए, पीएनएस, पीएनएस के अंदर एएनएस है, ना कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पीएनएस है। ये बात ध्यान रखने वाली बात होगी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल क्यों बोला गया? पेरिफेरल बोले तो बाहर वाले, तो ऐसा नर्वस सिस्टम जिसके न्यूरॉन्स सेंट्रली नर्वस सिस्टम से दूर हैं, उनको इसीलिए बोला गया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आई बात? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो इफरेंट डिवीजन, ई फॉर एग्जिट, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट हो रही है कोई सूचना, यानी इससे दूर जा रही है सूचना, तो क्या लिखा हुआ यहां पर? कैरीज सिग्नल अवे, अवे मतलब दूर, फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ई फॉर एग्जिट मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी इफरेंट डिवीजन। अब देखिए, ये तो सही ऑप्शन पहुंच गए, लेकिन एफरेंट किसको बोलेंगे? रिवर्स वाले, यानी पेरिफेरल टिश्यूज से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो सूचना आ रही है उसको बोलते हैं एफरेंट। तो बोथ यहां पर नहीं होगा। ठीक, नन तो बिल्कुल नहीं होगा यहां पर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी इफरेंट डिवीजन। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, इफरेंट डिवीजन। समझ में आई बात? चलिए, ये थोड़ा सा देख लीजिए, जो लोग नए हैं अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। नर्वस सिस्टम दो, पीएनएस और सीएनएस, फिर उसमें इफरेंट एफरेंट सिस्टम, उसके अंदर फिर आप देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके अंदर 3 सिस्टम, सोमैटिक, सॉरी सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंट्रिक सिस्टम, ये सारी चीजें। चलिए,
नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. थोड़ा समय दे रहा हूं आपको. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं करनी है. एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, हम लोग बहुत जल्दी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं यहां पर समय दे रहा हूं आपको. क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ठीक है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ये करेक्ट, कई लोग को करेक्ट ना देख के इनकरेक्ट दिखेगा, कई बार इनकरेक्ट को करेक्ट दिखेगा. अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अच्छा साहब, इट प्रोवाइड सेंसरी आउटपुट, carries signal away from the brain and spinal cord. In PNS, neurons are located outside the brain and spinal cord. All of the above. अच्छा क्वेश्चन है ये. जिसका पीएनएस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो सही नहीं आंसर लगा पाएगा. तो अब लगाइए जरा इसको. पिछले वाले का आंसर, ये रहा आंसर दूसरे का. दूसरे का आंसर इफरेंट है, यहां दे तो दिया मैंने, इफरेंट डिवीजन. चलिए बताइए, सोच के समय लीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना है. ज्यादातर लोग डी की बात कर रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब देखिए मैंने क्या क्या कि नर्वस सिस्टम दो होता है, एक पीएनएस हो गया और एक आपका सीएनएस हो गया. पीएनएस में ही आपका इफरेंट डिवीजन है, एफरेंट डिवीजन है दोनों. तो इफरेंट डिवीजन क्या कर रहा है? इफरेंट भी पीएनएस का पार्ट है. तो इट प्रोवाइड सेंसरी आउटपुट. अब देखिए, सेंसरी आउटपुट कौन देता है? सेंसरी आउटपुट देता है आपका अफेक्ट, जो एफरेंट सिस्टम है, ये सेंसरी आउटपुट देता है. भाई जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में किसी ने ऐसे चिकोटी काट लिया या कटपिट लग गया. कॉन्सेप्ट सीखिए, मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं वो सीखिए. यहां पर कटपिट लग गया तो इधर से सूचना मेरे खोपड़ी तक कैसे पहुंचेगी? ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पहुंचेगी. तो एफरेंट डिवीजन यानी कि सेंसरी, जो भी आप सेंस करते हो, कट पिट जाता है, कुछ भी आप सेंस करते हो, वो एफरेंट डिवीजन काम करता है. और एफरेंट डिवीजन किसका पार्ट है? पीएनएस का. तो साहब सेंसरी आउटपुट ये भी सही हो गया. देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. कैरीज अवे सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो इफरेंट भी किसका पार्ट है? ये भी. तो ये भी सही हो गया साहब. इन पीएनएस न्यूरॉन्स आर लोकेटेड आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. बिल्कुल सही बात है ये. तो अब देखिए, द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. ठीक है, द मोस्ट करेक्ट विल बी ऑप्शन डी. समझ में आई बात? बहुत ध्यान से, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कई लोग सी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं. करेक्ट स्टेटमेंट, यहां मैंने स्पेसिफिक नहीं पूछा, खाली करेक्ट पूछा है. तो करेक्ट तो ये तीनों हैं. वहां पर मैंने पहले क्वेश्चन में स्पेसिफिक भी पूछा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. समझ में आई बात? चलिए यहां पर, तो ये एफरेंट डिवीजन क्या कर रहा है? सेंसरी, जितने भी सेंसरी एक्टिविटीज है उनको सेंस करने का काम कौन करता है? एफरेंट डिवीजन काम करता है. तो एफरेंट किसका पार्ट है? पीएनएस का. तो ये भी सही हो गया साहब, ये भी करेक्ट हो गया. इफरेंट डिवीजन सिग्नल को दूर ले जाता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से. तो ये भी सर पीएनएस की खास बात हो गई. न्यूरॉन्स आउटसाइड द लोकेटेड होते हैं. बिल्कुल सही बात है. तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. नहीं, सेंसरी ऑर्गन का जो आउटपुट होता है वो हमेशा आपका एफरेंट डिवीजन ले जाता है. ठीक है, एफरेंट डिवीजन. गोविंद जी कंफ्यूज मत होइए, एफरेंट डिवीजन. ठीक है, चलिए नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. एएनएस इज पार्ट ऑफ इफरेंट डिवीजन ऑफ पीएनएस. सॉरी, यहां मैंने लिख ही दिया. इफरेंट पार्ट ऑफ डिवीजन, एफरेंट पार्ट ऑफ डिवीजन, एफरेंट डिवीजन ऑफ पीएनएस, बोथ ऑफ द अबव एएनएस. इसका तो आंसर डिस्क्लोज हो गया आपका. बताइए क्या लगता है इसका आंसर? इफरेंट है कि एफरेंट है? एएनएस किसका डिवीजन है? एएनएस इज पार्ट ऑफ विच डिवीजन ऑफ पीएनएस? यस, इट्स अ पार्ट ऑफ इफरेंट डिवीजन. तो जो पीएनएस में इफरेंट डिवीजन होता है और एक एफरेंट डिवीजन होता है, इसका पार्ट एएनएस है. ठीक है, इसका पार्ट है एएनएस. इसमें फिर आपका सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक और एंट्रिक सिस्टम,
ये वाला सिस्टम पूरा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इफरेंट डिवीजन। ठीक है, चलिए चौथे का ये हो गया। पांचवा लिखिए जरा। 4 क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गई बात। चलिए, एएनएस इज सब डिवाइडेड इनटू, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोच समझ के। बताइए रजिया जी, कुछ कहना चाह रही हैं? मोस्टली सब लोग सी बोल रहे हैं, बाकी लोग ए भी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, ए भी बोल रहे हैं कुछ लोग। हाँ, सी कैसे होगा? इसका मतलब आपने क्लास नहीं किया अटेंड। एएनएस, तो एएनएस में तो 3 ही पार्ट होते हैं ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक और एंट्रिक सिस्टम। अभी तक तो हमें खाली सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक पढ़ाया जाता था, एंट्रिक सिस्टम भी इसका पार्ट है। तो सोमैटिक सिस्टम तो इसका पार्ट है ही नहीं, तो जब ये नहीं हुआ तो बोध भी नहीं होना चाहिए। इसमें से और इसमें से होना चाहिए। मैं एलिमिनेशन लगा के पहुंच रहा हूं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या लग रहा है? सी लग रहा है कि ए लग रहा है? चलिए ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही पोपलू काटा जाता है। ठीक है, देख कितने लाइन का सवाल लग रहा है, 10 सेकंड का सवाल लग रहा है, और आप क्या होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे। अरे इसकी तो ऐसी तैसी कर देंगे, धज्जे उड़ा देंगे, और पता लगा आपका लगाते लगाते धुआं निकल गया इसको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन से क्या सीखना है? कभी क्वेश्चन दिखने में आसान होते नहीं आसान। इससे मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब अगर आप सिंसियर कैंडिडेट एस्पिरेंट है, पेपर कभी आसान आए तो ज्यादा उछलना नहीं है, पेपर ज्यादा टिपिकल आ जाए तो परेशान नहीं होना है, अपने आप में पेशेंस बना के रखना है। एक मैच्योर एस्पिरेंट की, एक मैच्योर कैंडिडेट की ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो उड़ना नहीं है, अगर उड़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। समझ में आएगी? तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जज्बात बदल दिए, वो है ना पाकिस्तान का मीमर। ठीक है, तो ऐसे ही आपका अरमान जज्बात जो है उसके साथ खेल दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो एएनएस इज डिवाइडेड इनटू, किसमें? सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम एंड एंट्रिक सिस्टम, तीनों में होता है। अच्छा ये बताइए, जबकि सोमैटिक सिस्टम कहां पर आता है? सोमैटिक सिस्टम पार्ट किसका है? क्या ये एफरेंट सिस्टम का पार्ट है? एफरेंट का पार्ट है सोमैटिक सिस्टम, यस और नो? यस, खेला हो बे, खेला हो बे। क्या ये एफरेंट सिस्टम का पार्ट है सोमैटिक सिस्टम? बताइए, जल्दी बताइए, यस और नो? तो फिर किसका पार्ट है? अगर नो है तो फिर किसका है? एब्सोल्युटली यस, इट्स द पार्ट ऑफ एफरेंट सिस्टम। एफरेंट सिस्टम का ये पार्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए ठीक। अच्छा ये बताइए, कुछ और बातें फैक्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सोमैटिक सिस्टम वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी, इच्छा के विरुद्ध या इच्छा के हिसाब से कौन से तरीके की एक्टिविटी, जो सोमैटिक सिस्टम है ये वॉलेंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है या इधर इट इज कंट्रोलिंग इनवॉलेंटरी एक्टिविटी? बताइए, वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी सोमैटिक सिस्टम? अभी देखो कई लोग कंफ्यूज है। ये वाला अभी मैंने सही नहीं बताया है, ये फ्रंट वाला सही है कि गलत है, मैं आपके ऊपर छोड़ा हूं।
यस, तो ये जो सवाल आप बोल रहे थे कि सर ये सोमैटिक सिस्टम वॉलेंटरी तरीके से काम करता है कि इनवॉलेंटरी, द करेक्ट ऑप्शन विल बी वॉलेंटरी सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये मुझे बताइए, ये एफरेंट सिस्टम के थ्रू सोमैटिक होता है कि इफरेंट होता है? इसमें कंफ्यूजन है, आपको पर छोड़ रहा हूं। दूसरा या तीसरा जो एनएस का लेक्चर मैंने पढ़ाया उसमें पहले स्टार्टिंग लेक्चर में भी देखेंगे, वहां भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहां से चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए कंफ्यूजन है बहुत तगड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरासिंपैथेटिक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। चलिए जरा देखिए इसको, ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। यस, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज craniosacral सिस्टम, thoracolumbar सिस्टम, none ऑफ द above। तो इस सवाल का जवाब है कि इसके जो न्यूरॉन्स हैं वो कहां डोमिनेट कर रहे हैं और कहां पर ओरिजिनेट कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। देखो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम का पार्ट तो सोमैटिक सिस्टम नहीं है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, इन तीनों में से कोई होगा, ठीक है। तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको मैंने क्या पढ़ाया था जब पढ़ाया था, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में करता है, जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम करता है, इमरजेंसी में काम करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, क्रेनियोसैक्रल सिस्टम, ठीक है। क्रेनियोसैक्रल इज द राइट ऑप्शन, यस। क्यों? क्रेनियम बोले तो ब्रेन, और सैक्रल पार्ट कहां होता है? ये पार्ट हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड का, इसीलिए इसको बोलता है क्रेनियोसैक्रल, ठीक है। तो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम किसका हिस्सा है? क्रेनियोसैक्रल सिस्टम का। तो अब आपको क्या करना है, आपको यही लिख लेना है कि थोरैकोलंबर सिस्टम किसको बोलते हैं? सिंपैथेटिक सिस्टम को। क्यों? क्योंकि इसके न्यूरॉन्स जो हमेशा थोरैसिक और लंबर रीजन से, कहां के? स्पाइनल कॉर्ड के। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो थोरैसिक और लंबर रीजन है ये अलग, पीछे वाला हिस्सा, ये जो पीछे हिस्सा है इधर से ओरिजिनेट होते हैं, तो सिंपैथेटिक सिस्टम को बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया क्रेनियोसैक्रल। समझ में आई बात? इसको लिख लीजिए, थोरैकोलंबर किसको बोलेंगे? सिंपैथेटिक सिस्टम को। इस तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ना है, तो आप एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन की तैयारी करिए, ताकि इससे आगे भविष्य में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी आपको लग पाए और आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो। चलिए दोनों मकसद हमारे पूरे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट टू बॉडी? क्वेश्चन देखिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। चलिए बताइए, क्या लग रहा है? गैंग्लिया तो ऑप्शन में है ही नहीं समीना जी, गैंग्लिया ऑप्शन में है ही नहीं। यस, क्या बोलती है जनता? चलिए इस क्वेश्चन को आंसर तो बता देंगे, वो हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद आपको सिखाना कॉन्सेप्ट को। चलिए तो कॉन्सेप्ट जरा सीखते हैं साहब। जैसे ये वाला पार्ट है इस तरीके से, और फिर इस तरीके से आप देखेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फिर वो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा न्यूरॉन्स का। तो ये जो बाहर एंटीना लगे होंगे ना, ये डेंड्राइट्स होते हैं, रिसीवर का काम करते हैं, सूचना को आदान प्रदान को। इधर पे जो पूरा खोपड़ी है इसको बोलते हैं सेल बॉडी,
इसी के अंदर आपका न्यूक्लियस है, जिसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सब इधर पे ही है। ठीक, ये जो ट्यूब है जिसके तहत सूचना पहुंच रही है, ये क्या है? नर्व एंडिंग्स है, नर्व एंडिंग्स, जहां पर नर्व खत्म हो रहे, एंडिंग्स किसके थ्रू हो रही है? एक्सान पाइप है, ये ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सिग्नल को कैरी करने का काम कर रहा है, इधर के सिग्नल को इधर, इधर के सिग्नल को इधर। कौन काम कर रहा है सिग्नल कैरिंग का काम? एक्सॉन। तो आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे एक्सॉन का फंक्शन क्या है? सिग्नल कैरिंग का। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें। डेंड्राइट्स क्या काम करता है? रिसीवर की तरह, यानी कि इधर का डेंड्राइट और इधर का नर्व एंडिंग्स, जैसे दो न्यूरॉन अगर जुड़ना हो तो कैसे जुड़ेंगे? ठीक है, तो वो कैसे बात करेंगे? वो डेंड्राइट से बात करेंगे। ये जो भरे स्ट्रक्चर है डेंड्राइट्स, इससे बात करते हैं। तो न्यूरॉन, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका? न्यूरॉन का। यहीं पर कुछ सीथ लगी होती इस तरीके से, उसको बोलते हैं माइलिन सीथ। तो कोई मुझे बताएगा कि माइलिन सीथ का फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है माइलिन सीथ का? तो ये जो क्वेश्चन है, इसको अगर आपको सही लगाना है तो आपका न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो डेंड्राइट्स क्या करता है? बेसिकली सिग्नल को कैच करने का काम करता है, पूरा कम्युनिकेट करने का काम करता है। सेल बॉडी, फिर न्यूक्लियस, फिर एक्सॉन्स, एक्सॉन्स सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करता है। माइलिन सीथ का काम क्या होता है? यस, प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, चीजों को फैसिलिटेट करने का काम करता है। ठीक है, समझ में आई? न्यूरॉन्स रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। तो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? इसी डेंड्राइट के। द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी डेंड्राइट। ठीक है, एक्सॉन नहीं होगा, सेल बॉडी नहीं होगी, माइलिन सीथ नहीं होगा। लेकिन आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं तो आप सबके सामने लिखेंगे एक्सॉन का क्या फंक्शन है, सेल बॉडी का क्या फंक्शन है, माइलिन सीथ का क्या फंक्शन है। ठीक है, ये सब बातें तो अच्छे से लिख लीजिए। एक्सॉन का काम है सिग्नल ट्रांसमिशन में, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मैसेज को। और माइलिन सीथ क्या है? फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहा है। समझ में आई बात? द करेक्ट ऑप्शन विल बी डेंड्राइट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक मिनट रुकिए जरा। यस, फैसिलिटेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिल्कुल सही बात है गोविंद जी। बताइए तनिषा जी, क्या पूछना है? चलिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गैंग्लिया। बताइए, समझ लीजिए। मैंने आपको क्या सिखाया, जल्दीबाजी मत करिए, समझ लीजिए। जब एक बार आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ना, ऑटोमेटिकली समय कम लगने लगेगा। स्टार्टिंग में हमें समय थोड़ा लेना चाहिए क्वेश्चन को, क्योंकि जो कहते हैं ना छोटी छोटी सर, छोटी सी गलती इसीलिए मिस्टेक करके आ गए, वो समय की वजह से होती है। आप देखना जो भी 100-150 क्वेश्चन आप लगा रहे हो, उसमें से बहुत सारे से क्वेश्चन होंगे जो आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, यस, बताइए बाकी लोग। चलो, कुछ लोग कह रहे हैं ए है सही सर, कुछ लोग कह रहे हैं बी है, अभी कुछ लोग सी और डी भी बोलेंगे। चलिए, कुछ लोग सी वाले भी आ गए। अब बचा ही क्या, डी भी बोल ही दो। अरे कोई ना कोई तो सही होगा। देखो, एक ही टीचर पढ़ाया सभी को, आप सभी को एक ही टीचर पढ़ाया है, लेकिन देखो कितना डिफरेंस है। इट्स ऑल अबाउट योर सिंसियरिटी, आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए टिंग टिंग मैसेज मत करिए, जवाब दीजिए। चलिए, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से देखना भाई साहब। यहां पर क्या लिखा हुआ? इनकरेक्ट। और कितने लोगों को करेक्ट दिखेगा? इन दिखेगा ही नहीं। गैंग्लिया। तो गैंग्लिया बेसिकली क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल्स लोकेटेड इन पीएनएस। बिल्कुल, सेल्स का, सेल बॉडीज का एग्रीगेशन होता है गैंग्लिया। ये बिल्कुल सही बात है सर। ये कब सही लगा पाएंगे? अब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन इफेक्टर ऑर्गन, आपको मैंने कुछ ऐसा सिस्टम बताया था, ये देखिए। एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम मैंने बताया था आपको। ठीक, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। ये खाली जगह जो थी उसको साइनेप्स बोला गया था। साइनेप्स से पहले तो
प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, साइनेप्स के बाद तो पोस्ट साइनेप्टिक, इधर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर आता है, इधर रिलीज होता है, यहां पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ बाइंड करता है, तो ये क्या है, इफेक्टर ऑर्गन है। ठीक, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट सिखाया था क्लास में। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन इफेक्टर ऑर्गन, ये तो रिसेप्टर है ना, इसको गैंग्लिया थोड़ी ना बोलते हैं। ये ऑप्शन नहीं होगा। जब ये ऑप्शन ये ऑप्शन नहीं होगा तो बोथ भी नहीं होगा। अब नन में हो सकता है या एग्रीगेशन में से हो सकता है। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो, जब दो आपने एलिमिनेट कर लिया तो आपके 50-50% क्वेश्चन हो गए। अब अगर आप रिस्क लेंगे तो 50-50% चांस आपके क्वेश्चन के सही होने के, तो आप रिस्क लीजिए, बट टेक कैलकुलेटेड रिस्क, अंधी मत मारिए। ठीक है, चलिए, द करेक्ट ऑप्शन विल बी नर्व सेल बॉडीज का एग्रीगेशन, पीएनएस में उसको बोलते हैं गैंग्लिया। और गैंग्लिया किसकी तरह काम करता है, ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है, इधर से इधर, इधर से इधर, गैंग्लिया। तो गैंग्लिया क्या है, एक रिले स्टेशन की तरह काम कर रहा है, सूचना का आदान प्रदान कर रहा है। इनकरेक्ट, सही पकड़ा आप लोगों ने। मैं आंसर आपको करेक्ट के हिसाब से बता रहा था। मैं देख रहा था कितने लोग जग रहे हैं कंबल में मुंह डाल के। भाई साहब, मैं आपको करेक्ट के हिसाब से आंसर बता रहा था। ठीक है, इधर पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है, शुक्र है कि जग गए आप लोग। ठीक है, मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोग जगे हुए हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो, गैंग्लिया के बारे में ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हुआ, लेकिन यहां इनकरेक्ट पूछा है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर नहीं होगा सर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन इफेक्टर ऑर्गन, ये तो गलत बात है। तो यानी कि इसके सही होने की, इस क्वेश्चन के हिसाब से सही होने के चांसेस हैं। अब चूंकि ये गलत हो गया है तो बोथ ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, इस क्वेश्चन के हिसाब से। समझ में आई बात? यस, देखिए, हाँ बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, परेशान मत होइए। देखो, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। हम लोग कब से, हम लोग 12th से पढ़ते आ रहे हैं बायोलॉजी, और गैंग्लिया के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और इतना पिद्दी सा सवाल हमने गलत कर दिया। बहुत लोग गलत, कई लोग तो जवाबी हाथ ही खड़े कर दे, भैया हमसे ना हो पाएगा। समझ में आई बात? लॉजिक समझ में आया? इनकरेक्ट पूछा है, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट कौन सा है। तो गैंग्लियन नर्व सेल बॉडीज का लोकेशन, जो आपका पीएनएस में लोकेटेड सेल बॉडीज होती हैं, उनका एग्रीगेशन है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां इनकरेक्ट पूछा है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन इफेक्टर ऑर्गन, ये गलत ऑप्शन है और गलत ही पूछा गया, थी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, और बोथ तो होगा नहीं इस तरीके से, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से थोड़ा खोपड़े का दिमाग का यूज करके पहुंचना है सही जगह पर। चलिए, इसको देखिए जरा, ये देखिए, मैंने क्या कहा था, इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इस क्लास में। तो अभी मैं आपसे टफ क्वेश्चन डील कर रहा हूं। बताइए जरा, समय लीजिए, और याद रखिए, जो बच्चे टफ क्वेश्चन कर देंगे वो टॉपर रेंज में आ जाएंगे, डेफिनेटली टॉपर रेंज में आ जाएंगे, क्योंकि बाकी सब लोग हथियार खड़े कर देंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे लोग दिमाग लगा के करते हैं। कोई इस तरीके सोच के लगाएगा, कोई इस तरीके सोच के लगाएगा, सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, कई कई लोग के मुंह में भी दही जम गया और उंगलियों में भी दही जम गया है, टाइप ही नहीं हो रहा है कि इसका जवाब क्या दें, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। ए और सी में लड़ाई चल रही है। अच्छा, बी वाले भी आ गए मैदान में, ओके, अच्छी बात है। तो अब बचा क्या, डी बचा हुआ है, अब आ जाइए, डी वाले भी आ जाइए।
देखिए, दो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं इस क्वेश्चन से क्या आपको सिखाना चाह रहा हूं, दो तरीका है। दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक तो बड़े तुर्रम खान से होते हैं, उनको सब रटा रटाया होता है एकदम, बिल्कुल पढ़ के जाएंगे ऐसे टिक मार के निकल लेंगे। तो या तो आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो जाओ, या फिर आप लिमिटेड नॉलेज के साथ जा रहे हो, आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ। तो मैं अपने आप को मान के चल रहा हूं कि सर मैं एलिमिनेशन वाला, मुझे सब कुछ नहीं आता है। मैं देखूंगा सर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इज लॉन्ग, ऐसा कुछ पढ़ा तो था कि प्री गैंग्लियोनिक, लेकिन कंफ्यूजन है कि लॉन्ग होगा कि शॉर्ट होगा। ये भी शॉर्ट है, इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें भी कंफ्यूजन है। लेकिन सर मुझे ये अच्छे से पता है कि पैरासिंपैथेटिक सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में काम करता है, जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम इमरजेंसी में काम करता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम करता है। तो मैंने यहां क्या लिखा, सोज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और यहां किसकी बात कर रहे हैं, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? देखो, दो मैंने क्या कहा, दो तरीके से, और आपके साथ होगा एग्जाम में। कुछ लोग होंगे ऐसे धुआं लगा के धुआं निकाल के चले आएंगे, और कुछ लोग क्या होंगे कम नॉलेज के साथ जाएंगे कॉमन सेंस लगा के। पैरासिंपैथेटिक सिस्टम रेस्ट डाइजेस्ट कंडीशन में काम कर रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम डर में, इमरजेंसी में, ठंड में, अचानक में, ये सब काम कर रहा है। कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है। तो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम का फाइट और फ्लाइट सिस्टम किसका पार्ट है, सिंपैथेटिक का। तो यहां नॉट पूछा है, तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। मुझे दुनियादारी से नहीं लेना है कि ये सही है गलत है, सही है गलत है, इतना किसके पास टाइम है। मुझे लगा कि नहीं ये गलत है, बस मैंने ऑप्शन लगा दिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप बिल्कुल हर लाइन बाय लाइन लट्टा मार के जाओ। प्री गैंग्लियन न्यूरॉन बिल्कुल लॉन्ग होते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, और ये शॉर्ट होते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, यहां पर देखिए आप। ठीक है, ये सारी चीजें नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि नॉट कैरेक्टरिस्टिक तो ये है, तो यानी ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो दो तरीके के सवाल आप क्वेश्चन, या तो सीधा पूछ दे सवाल, या तो ऐसे कान पकड़े या ऐसे कान पकड़ ले। तो यानी कि ये तीन ऑप्शन सही हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक के ये फीचर्स हैं, जिसमें प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है, और प्री गैंग्लियोनिक नाइबर फाइबर्स क्रेनियोसैक्रल रीजन से। अब देखिए यहां पर क्रेनियल रीजन भी यहां पर लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। अभी ट्विस्ट है क्वेश्चन में, इतना जल्दी आंसर नहीं आने वाला है, इतना जल्दी आंसर नहीं आने वाला है। यस, फिर लोगों ने पकड़ लिया कि मैं आपके जज्बात के साथ खेल रहा हूं। यहां नॉट है, नॉट। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा एक बात बताइए, किसी ने नहीं ढंग से देखा, क्या ये क्वेश्चन सही मैंने बनाया है कि गलत बनाया है, सही सही बताइएगा, ढंग से बताइए। तैयार रहिए। आपका जब देखिए, मैं इस क्वेश्चन से क्या सिखाना चाह रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन आंसर आंसर की गलत भी जारी की जाएगी, कभी कभी मिस प्रिंटिंग एरर भी होगा क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन सेटर पेपर गलत सेट करेगा। तो आप मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन सही सेट किया गया है कि गलत सेट किया गया है। ऑप्शन तो छोड़ ही दो आप। पहले ये बताओ कि ये क्वेश्चन मैंने सही सेट किया है कि गलत सेट किया है। इस क्वेश्चन से मैं आपको सब कह रहे सर ये तो जज्बात खेल रहे हैं आप, नाइंसाफी है। मैं हर क्वेश्चन से आपको सिखाना चाह रहा हूं, क्या वास्तव में आंसर की गलत नहीं जारी होती है, क्या कभी कभी क्वेश्चन गलत नहीं आ जाते हैं पेपर में, आते हैं। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये कुछ वैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप मुझे पहले ही बताइए क्या ये क्वेश्चन सही है कि गलत सेट है, ये बताइए। बताइए यहां क्या लिखा हुआ, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम क्रेनियल रीजन ओनली, नहीं, क्रेनियोसैक्रल दोनों सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं इधर पे, यहां क्रेनियो रीजन। तो ये भी ऑप्शन यहां ओनली लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शन सही है।
अभी भी लोग उलझे हुए हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने सही सेट किया है कि गलत सेट किया, मैं इस पे मुद्दा कौन सा सही ऑप्शन है उस पे नहीं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ये क्वेश्चन पेपर सही सेट है कि गलत सेट है। आप इतने सक्षम होने चाहिए कि टीचर को या पेपर सेटर को आप चैलेंज कर सको कि ये जो क्वेश्चन है ये गलत सेट किया गया है, ये क्वेश्चन सही सेट किया गया है। और कभी चैलेंज करोगे जब नॉलेज आपका होगा। शमीना जी कह रहे हैं कि सही है, तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? क्वेश्चन सही सेट है। यस। सालू जी कह रहे हैं नहीं सही है। आज जाके पढ़िएगा, मैं इस पे क्लियरिटी नहीं देने वाला सही सेट है गलत सेट है, इसके पीछे एक मेरी मकसद है। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन से लग रहा है कि मैं जज्बातों के साथ खेल रहा हूं। आपको हर वो चीज जो पेपर में आप परेशानी महसूस करते हो वो मैं इस तरीके से सेट किया हूं। ठीक है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। साफ दिख रहा है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। मुझे इस दुनियादारी से कुछ मतलब ही नहीं है इससे। इधर पे देखो। ठीक है, चलिए दो चीजें, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, ये आपको अब छोड़े जा रहा हूं। इसलिए छोड़े जा रहा हूं क्योंकि जानबूझ के मैंने इसको इस तरीके से सेट किया है, विवादित क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, ताकि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी विकसित हो। क्वेश्चन इज 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 रॉन्ग और दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। और वो तभी आप चैलेंज कर पाओगे जब आप टॉपिक सही से पढ़ोगे आप। चलिए ठीक है, तो विवादित क्वेश्चन को यही छोड़ रहे हैं, अब आंसर बताता हूं इसका, परेशान मत होइए। हाँ चलिए नेक्स्ट। यस, कुछ लोग पकड़ रहे हैं कि आंसर की में गलत है सर, ऑप्शन गलत क्रिएट किए गए हैं। सही पकड़ रहे हो आप, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप। यस, ऑप्शन भी गलत दिए गए हैं, देखो ऑप्शंस भी गलत दिए गए, बिल्कुल अब सही पकड़ रहे हो आप। इसका मतलब इतने सारे लोगों में से केवल 2-4 लोग पकड़ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जज्बात, ऑप्शंस गलत क्रिएट किए गए हैं। अब सोच के देखो, पैरासिंपैथेटिक का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और पैरासिंपैथेटिक क्या है, क्रैनियोसैक्रल, यहां पर केवल ओनली लिखा गया है। तो ये भी तो नहीं हो गया, ये भी ऑप्शन सही हो गया, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये भी सही हो गया। पैरासिंपैथेटिक का पार्ट ये भी नहीं है तो ये भी सही हो गया फिर तो। इसका मतलब साहब ये क्वेश्चन गलत सेट किया गया है, ऑप्शन गलत सेट किया गया है, विवादित क्वेश्चन है ये। यस, समझ में आई। इस क्वेश्चन से मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन कभी कभी गलत सेट होगा, कभी कभी विवादित ऑप्शन भी सेट होंगे, और लास्ट में लिखा जाएगा ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन द क्वेश्चन पेपर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डिलीटेड और फुल मार्क्स आर बीइंग अवॉर्डेड टू ऑल कैंडिडेट्स, ऐसा लिख के आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यूपीएससी ही एकमात्र ऐसा एग्जाम, कभी कभी यूपीएससी में बड़ा विवादित आ जाता है। पूरे इंडिया में एक ही मुझे ऐसा एग्जाम लगता है जिसमें कि एक्यूरेसी पेपर्स में होती है। कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, कहीं ना कहीं ब्लंडर मिस्टेक होती है, 110% होती है अक्सर। तो बी रेडी फॉर दैट। चलिए, तो ये विवादित क्वेश्चन सेट करने का मतलब है आपको अंदर से झकझोरना। ठीक है, चलिए इस पे ज्यादा हम विवाद नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन गलत सेट किया गया है, ऑप्शंस गलत सेट किए गए हैं। फाइनल कंक्लूजन ये है इसका। और आप में से बहुत सारे लोग, केवल 3 लोग इस बात को पकड़ पाए, बाकी सब लोग सीडी 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 सब लगाए जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं जरा, और आइए। देखिए आंसर में क्या, कभी विवादित आ जाएगा जब 2 ऑप्शन सही रहेगा, तो वहां भी वैसे भी क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, तो आप आंसर लगाइए ना लगाइए, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वो डिलीट होगा क्वेश्चन, या फिर सभी को बराबर नंबर दे दिया जाएगा। बेस्ट सूटेड, मैंने क्या लिखा है, बेस्ट सूटेड टू सिंपैथेटिक सिस्टम।
बेस्ट, यानी कि कई सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे सुटेबल कौन सा ऑप्शन है वो हमें पहचानना पड़ेगा। सिंपैथेटिक सिस्टम। फंक्शंस इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये सही लग रहा है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में पैरासिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। मेंटेन इसेंशियल बॉडी फंक्शन, डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये सब ये कौन काम करता है? पैरासिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। ये देखो, नन तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। चलिए ऑप्शन ए। समझ में आई बात? इजी क्वेश्चन। अब देखिए मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, इस क्वेश्चन से मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। मैं सिखाना ये चाह रहा हूं कि कभी इस तरीके का विवादित क्वेश्चन आए या टफ क्वेश्चन आए, ईगो पे नहीं लेने का। हम सब में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ईगो पे ले लेते हैं, अरे ये तो पढ़ के आता है क्वेश्चन, कैसे नहीं लग रहा है। 10 मिनट 15 मिनट, अभी देखो पिछला क्वेश्चन हमने कितना समय बर्बाद किया, 5 से 7 मिनट बर्बाद किया। ये आपको गलती नहीं करनी है एग्जाम में। आपको इधर ईगो पे नहीं लेना है, नहीं आ रहा है हटाओ, लीव इट। आपको कोशिश करना है पूरा क्वेश्चन लास्ट तक सरसरी निगाह से आप देख लो, कहीं ये ना हो कि लास्ट में बड़ा आसान क्वेश्चन था और हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो जो बच्चे गलती करते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं। डोंट बी ईगोइस्टिक इन केस ऑफ एग्जामिनेशन, ईगो नहीं रखना है। चलिए इस क्वेश्चन से मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन इजी बहुत वेट कर रहा है आपका। देखो अगला क्वेश्चन मैंने इजी सेट किया हुआ है, तो एक माइंड सेटअप से मैंने सेट किया हुआ है। मैं यही चीजें आपको सिखाना चाह रहा हूं। मुझे आंसर नहीं बताना, वो तो आप कहीं से भी आंसर ले सकते हो उसका। चलिए जरा अब देखिए, जरा आइए। इसका क्या होगा? यस, मैं कोशिश कर रहा हूं एमसीक्यूज कराऊं, बिल्कुल। यस, यानी ये सवाल कैसे लगेगा? जिसको सिंपैथेटिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जनरली स्टिमुलेटरी एक्शन में होता है, तो बिल्कुल सही बात है सर। यहां देखो जनरली वर्ड यूज किया गया है, सही बात है सर। डायलेशन का काम करता है, बिल्कुल। मिडरियासिस करता है। एनर्जी स्टोर को करता है कि नहीं करता? जब ये दो ऑप्शन सही आ गए तो ऑल वाला ज्यादा सही है, तो यहां पर ऐसे करके आपका ऑल आ गया। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। यह मैं 100% नहीं पता है, कभी कभी सारे ऑप्शन नहीं पता होता, लेकिन देखते हैं कि जिधर लुढ़काव हमारा हो रहा है, जिधर झुकाव हो रहा है, उधर की तरफ हम ऑप्शन टिक कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। सॉरी, ये तो बताइए। पिलोकार्पिन। आंसर तो दिख गया होगा, बटन दब गई मेरे से गलती से। बताइए, सब लोग डी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ए दे रहे हैं, डी और ए में कंफ्यूजन चल रहा है। डी की ए, पिलोकार्पिन। ये सवाल आया कहां से? बी वाले भी आ गए, अच्छा बी वाले भी आ गए, ठीक है, अच्छी बात है। ये दिखाई दे रहा है कि कितना तगड़ा रिवीजन आपका हो रहा है, जबकि केवल अभी एक पार्ट है, एक पार्ट है, ठीक है। ये सवाल कहां से आया है? ये सवाल आया है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट से। उसमें कई कैटेगरी, कोलिनर्जिक एस्टर्स, ठीक है। और यहां पर एक कैटेगरी मैंने आपको पढ़ाई थी, एल्केलॉइड्स। सो पिलोकार्पिन बेसिकली क्या है? एल्केलॉइड। द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज एल्केलॉइड। ग्लाइकोसाइड नहीं है, रेजिन्स नहीं है। कोलिन एस्टर्स के एग्जांपल एस्टाइल कोलिन्स, बिथाइनिकॉल, कार्बाकॉल, ये सब किसके एग्जांपल है? कोलिन एस्टर्स के एग्जांपल है। इसको भी लिख लीजिए, बिथाइनिकॉल, कार्बाकॉल, एस्टाइल कोलिन, ये सब किसके एग्जांपल है? कोलिन एस्टर्स के एग्जांपल है। द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज एल्कोलॉइड। चलिए ऑप्शन ए। ये देखिए, देखने में बड़े छोटे क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन आपका दिमाग का पेच हिला देने वाला है। यस, इंट्राकुलर प्रेशर को डिक्रीज करता है।
ग्लूकोमा में यूज होता है पिलोकॉर्पिन, पिलोकॉर्पिन ग्लूकोमा में यूज होता है, काला मोतिया में। और लगे हाथ पूछूं तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है कि सेकंड लाइन है कि टर्सरी लाइन की कैटेगरी के ड्रग है? कौन सी चॉइस के ड्रग है ये पिलोकॉर्पिन, अगर मैं पूछूं आपसे तो? ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कार्बामेट्स, कार्बामेट कैटेगरी एंटीकोलिनेस्टरेजेस का, कार्बामेट्स। चलिए, ये सब रट्टा मारने वाला है। देखो, कार्बाकॉल मिथाइनिकॉल क्या है? कोलिनेस्टर। और ये क्या है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हुए साहब। डोनोपेजिल किसका है? एंटीकोलिनेस्टरेज है, लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फेट वाले हैं। फाइसोस्टिग्मिन का क्या है? कार्बामेट्स का एग्जांपल। द करेक्ट ऑप्शन इज फाइसोस्टिग्मिन। देखो, एसिटाइल कोलिन का लेवल दो तरीके से मेंटेन, या तो प्रोडक्शन बढ़ा दो, या जो एसिटाइल कोलिन है उसको टूटने से बचा दो। तो कोलिनेस्टरेज इसको तोड़ने का काम करते हैं, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। तो एंटी कोलिनेस्टरेज यूज करोगे तो तोड़ने नहीं देगा, तो लेवल अपना मेंटेन रहेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज फाइसोस्टिग्मिन। तो डोनोपेजिल क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट का एंटीकोलिनेस्टरेज है, जबकि बिथाइनिकॉल और कार्बेकॉल क्या है? कोलिन एस्टर है, जो किसके एग्जांपल है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के एग्जांपल है। इस तरीके से, ठीक है। देखो, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, सब लाइन चल रहा है इसमें पिलोकॉर्पिन में। व्हाई दिस मच ऑफ कंफ्यूजन इज देयर? ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ाया हुआ, एक ही टीचर तो है जो आपको पढ़ाया हुआ सभी लोगों को, फिर देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। व्हाई? इट मींस कि केवल और केवल आपका फोकस मटेरियल ढूंढने पे, आप पढ़ नहीं रहे हो सही से। इट्स वेरी सैड टू सी। ठीक है, चलिए, मैंने आपको सिखाया था कि जब आप पढ़िए एक आध हफ्ते में एक बार रिवीजन का टाइम रखिए, जो भी पूरे हफ्ते पढ़ा आपने उसको पढ़िए। चलिए, नेक्स्ट देखिए। अब बताइए साहब, बाकी लोग। नर्व गैस, किम जोंग उन का एक भाई था, उसको मारा गया था। किम जोंग इल ऐसे कुछ नाम था, उसको मारा गया था बहुत पहले। सीरिया में अभी आप देख रहे हो कि हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उससे पहले सीरिया में चल रहा था। रसिया का सपोर्ट है सीरिया में। यस, तो नर्व गैस का एग्जांपल है, देखो ऑल भी दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। डिफ्लॉस, मैलाथियन, ये सब ऐसा लगेगा यार कि एक ही जैसे, तो सब भाई बहन चाचा फूफा के लड़के दिख रहे हैं, और बड़े प्यार से एकदम ऑल ऑफ द अबव लगा के आओगे और वहीं आपका कट जाएगा। ऐसा करना नहीं है। द ऑप्शन इज सेरीन। ठीक है, चलिए, मैलाथियन क्या होता है? कार्बामेट्स होता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है? बताइए। फॉस्फेट। मैलाथियन, पैराथियन, जो लोग खेती किसानी करते होंगे, गैमेक्सिन पाउडर आता है, इसे छिड़का जाता था, अभी तो बंद हो गया है। ये सब आता था मैलाथियन। मैलाथियन कार्बामेट कैटेगरी का है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कैटेगरी का है? बताइए फटाफट। यस, इट्स ऑर्गेनोफॉस्फेट। चलिए, द करेक्ट ऑप्शन इज सेरीन गैस। न्यूज में भी थी सेरीन गैस जब सीरिया का युद्ध चल रहा था। चलिए, बताइए जरा, मजा आ रहा है? रिवीजन हो रहा है आपका? यस। अब ये मत बोलिएगा कि ये मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूं। आपको अंदाजा नहीं लग रहा है कि आपका कितना कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया? 85 हुए देखने के सीरियल में, 15 ही दिख रहा होगा ये सीरियल। 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और अब घुमा फिरा के कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, मोस्टली पीपल आर सेइंग डी। ओके, लेट्स सी। डी ज्यादातर लोगों का जवाब है।
यस, चलिए, मैंने आपको जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मस्करेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर पढ़ाया था। निकोटिनिक रिसेप्टर बताया था लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, जबकि मस्करेनिक रिसेप्टर ये आपके जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। लेकिन इतना ही आपने पढ़ा होगा। लेकिन जो अच्छा कैंडिडेट होगा वो ये जो जीपीसीआर लिखा है यहां पर ऐसे एरो बनाएगा और जितने बचे हुए एग्जाम्पल है वो सब लिख लेगा यही, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट होगा। और लिगेंड गेटेड आयन चैनल में वो अलग। तो आपने नहीं लिखा है तो अभी सर्च करके जितने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं एक साथ, जितने आयन चैनल है एक साथ, यही स्मार्टनेस होती है और एस्पिरेंट में और आप में। ठीक है, चलिए देखते जरा क्या लिखा हुआ। मैंने देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए प्री पोस्ट, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सीधा जवाब है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर का कौन सा एग्जाम्पल, यही क्वेश्चन है। लेकिन आपको गोल मोल झोल बोला गया पोस्ट साइनेप्टिक। आपको अच्छा पोस्ट पूछ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कभी कभी क्वेश्चन एकदम आसान होता है, आंसर आपके सामने होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम जबरदस्ती लगाते हैं। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर का एग्जाम्पल क्या है? निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक रिसेप्टर्स नहीं है। अल्फा बीटा किसके रिसेप्टर के एग्जाम्पल है? एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, तो ये भी नहीं हो गया सर। अब यहां क्या लिखा हुआ है? ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। बताओ तो ऑप्शन सही है कि गलत सेट किया गया है? फिर से बताइए। एक और विवादित क्वेश्चन, क्या लगता है? मैं हटा देता हूं। हर क्वेश्चन, देखिए हर क्वेश्चन को मैंने एक माइंड सेटअप से क्रिएट किया है ताकि जो भी हम प्रॉब्लम्स झेलते हैं एग्जाम में वो सब चीजें टैकल की जा सके। एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कुछ लोग अभी कंफ्यूजन में। बिल्कुल सही क्वेश्चन सेट है। यहां मैंने स्पेसिफिक निकोटिनिक मस्करेनिक नहीं पूछा है, सीधे मैंने कोलिनर्जिक रिसेप्टर पूछा हुआ है। और कोलिनर्जिक रिसेप्टर मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों होते हैं। ठीक है, मस्करेनिक और निकोटिनिक। निकोटिनिक लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, जबकि मस्करेनिक वाले जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो मस्करेनिक रिसेप्टर निकोटिनिक रिसेप्टर भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये नहीं होते हैं। तो ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, दैट इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी। देखिए समीमा जी कह दी क्वेश्चन गलत है सर। नहीं, क्वेश्चन कैसे गलत हुआ? यही तो खेल है। हर क्वेश्चन मैंने गलत नहीं सेट किया है, जानबूझ के गलत सेट किया है कुछ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आइए, अब बताइए जरा। अभी बताया, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन बताया मैंने। मस्करेनिक रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है। अब आपका दायित्व तो क्या है कि और मस्करेनिक के कितने एग्जांपल्स हैं वो सब लिख लीजिए। इंसुलिन बेस्ड रिसेप्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूक्लिक एसिड बेस्ड रिसेप्टर होते हैं इंसुलिन वाले। आंसर बताइए जरा। इंसुलिन रिसेप्टर्स, इंसुलिन बेस्ड जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जी प्रोटीन होते हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। कौन से? आपका काम है निकोटिनिक को ऐसे लिखिए, कौन कौन से निकोटिनिक है ऐसे ऑप्शन। इंसुलिन बेस्ड रिसेप्टर्स किसके एग्जांपल हैं? ठीक है, चलिए। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। तो ये साहब नहीं होगा। जब ये नहीं होगा साहब तो बोथ नहीं होगा। अब बोथ नहीं होगा तो ऑल नहीं होगा साहब। तो मस्करेनिक इज मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से पहुंचना है। तो एग्जाम में कोई भी 30 मार्क खान नहीं होता है, सब लोग लिमिटेड नॉलेज के साथ जाते हैं,
लेकिन हमें सही आंसर तक पहुंचना है, तरीका कुछ भी हो, गलत तरीका नहीं, सही तरीके से। ठीक है, बस इतना ही, खत्म हो गया। देख ले, और क्वेश्चन तो नहीं है, काफी है इतना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कैसा रहा सेशन आज का? ठीक ठाक है? लगा सही कि हाँ सही है सेशन? यूजफुल सेशन है? फीडबैक जरूर दीजिए, अगर फीडबैक नहीं देंगे तो सर्विसेज इंप्रूव नहीं होंगी। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मोस्टली लोग कह रहे हैं कि अच्छा है सर जी। ठीक है, अच्छी बात है, पता नहीं दबाव में करें, सही बोल रहे हैं। चलिए, गुड। ठीक है, तो डू नॉट फोकस ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। 500, 2000, 5000, 6000, 10,000 लगाने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज तभी आप लगाइए, देखिए, जब आपका टॉपिक प्रिपेयर्ड हो। बिना टॉपिक के प्रिपेयर्ड खाली एमसीक्यूज बैक टू बैक आप लगाएंगे, नहीं सेलेक्ट होने वाले हैं। नंबर ऑफ एमसीक्यूज मायने नहीं रखता है, ज्यादा अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे आपका दिमाग सैचुरेट हो जाएगा, फिर एक्चुअल जो एग्जाम है उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करिए ताकि वो टॉपिक आपका रिवाइज हो जाए, ताकि प्रोबेबल जो क्वेश्चन आए वो पता लग जाए, लेकिन एक लिमिटेड वे में लगाइए। राइट, ढेर सारा एमसीक्यूज लगाना नहीं है, एमसीक्यूज लगाने का तरीका सीखिए। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उस तरीके से सीखिए। समझ में आई बात? तो मैंने, आपने देखा कि हर क्वेश्चन में मैंने एक लॉजिक के साथ सेट किया हुआ था, एक क्वेश्चन गलत सेट किया हुआ था जानबूझ के। ठीक है, चलिए, बाकी आप सभी में लोगों में से जो नए हैं उनको बता दूं, वो थोड़ा अपने नोन वालों को बताए भी। संकल्प बैच है, बेस्ट है पूरे एसआईसी फार्मासिस्ट के लिए। अभी बहुत सारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी एसआईसी की आ रही है। जिस भी चीज का आपको कोर्स वगैरह चाहिए होगा आप यहां से देख सकते हैं, बेस्ट है पूरे। उसमें दिवाली ऑफर है सारे कोर्सेज पे। आप बताइए बच्चों को, फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप के बारे में बताइए जिसपे कैप्सूल आइकन वगैरह है। ट्यूटैक्सो अकेडमी वाला जो हमारा दूसरा चैनल है उस पे देखिए, ये सब चीजें मैं एक्स्ट्रा ला रहा हूं, अभी नया है। इसको भी जिस तरीके से आपने प्यार और सपोर्ट दिया है उस चैनल को, इसको भी सपोर्ट करेंगे तो बहुत की चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ट्यूटैक्सो को भी सब्सक्राइब करिए, भूलिए मत, इसको सपोर्ट करिए इसको। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए, देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं थोड़ा सा देखता हूं, बुरा मत मानिएगा। हमारी जो जनरेशन है ना, मैं बार बार सवाल उठाता हूं, जहां कमी रहेगी वहां मैं टोकूंगा एज ए मेंटर। पेशेंस की बहुत बड़ी कमी है, रील देख देख के एकदम पेशेंस खत्म हो गया है। जब आप एक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जब आपको सिलेक्शन लेना है, तो भाई साहब आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ना पड़ेगा। क्या रिक्रूटमेंट रूल है, क्या स्टेप है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या एज है। क्या आप इतने सक्षम नहीं है कि उस एडवर्टाइजमेंट को खोल के एज उसकी चेक कर सकें आप? तो फिर इतनी सारी तैयारी आप कैसे करेंगे? ये थोड़ा सा प्रश्न अपने आप उठाने वाली बात है। सर इसका एज लिमिट क्या है, इसका लास्ट डेट बताइए, इतने चिंदी चिंदी से सवाल पूछते हैं बच्चे। इसका सीधा जवाब है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उस पर साफ लिखा रहता है एज क्राइटेरिया। सेंट्रल की है तो ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी के लिए 5 साल का, गवर्नमेंट वालों के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। ये सब कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है। 21 से 27, 21 से 32, इस तरीके से लिखा हुआ है आपका एज। तो ये चीज आपको करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सिंसियरिटी लाइए। गलत नहीं है छोटा छोटा क्वेश्चन, इसमें डांटने वाली कोई बात नहीं है, पूछ सकते हैं, बट इतनी सिंसियरिटी आपसे एक्सपेक्टेड है क्योंकि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस मच ऑफ सिंसियरिटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल। हाँ, कहीं कोई कट ऑफ में कंफ्यूजन है, कहीं कोई क्वालिफाइंग मार्क में कंफ्यूजन है, कोई डॉक्यूमेंट को लेके छोटी छोटी कंफ्यूजन है, आई एम ऑलवेज रेडी, आप मुझसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं, सीधे एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पर जाइए, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाइए, या जो वहां का न्यू रिक्रूटमेंट वैकेंसीज वगैरह है उसमें जाइए, सीधे साफ वेबसाइट पे होता है। बहुत सारा चीटिंग, बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है आजकल एम्प्लॉयमेंट के नाम पर। हमेशा वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पर ही जाके
और मैं आपको एक चीज से अवेयर करना चाहूंगा, आज बहुत बड़ा कंसर्न एक मेरे सामने आया है, वो मैं देख रहा था, अभी न्यूज पे भी देख रहा था। डीप फेक कॉन्सेप्ट एक आया है। रश्मिका मंदाना जो हीरोइन है, उनके ऊपर अभी मैं न्यूज देख रहा था। बॉडी किसी और की है, चेहरा उनका लगा लिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तैयार रहिए आप लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी का मिसयूज कहीं ना कहीं होगा ही। ठीक है, कोई फिरौती मांग सकता है, कुछ भी, इससे तैयार रहिए। डीप फेक का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई ओरिजिनल पर्सनालिटी है, मेरे आवाज में आपसे किसी ने बात करके पैसे मांग लिए, मेरा चेहरा लगा के कहीं कुछ भी अश्लील वीडियो डाल दी, कुछ भी डाल दी नाम खराब करने के लिए। बी रेडी फॉर दैट। डीप फेक कॉन्सेप्ट आ गया है आजकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज बहुत तगड़ा हो रहा है, किसी का भी कहीं भी मुंह सटा के चिपका के उसको बदनाम कर दे रहा है। रश्मिका मंदाना वाला केस देखिएगा, आईटी मिनिस्ट्री ने, जो चंद्रशेखर साहब मंत्री है, उन्होंने इस पे मुद्दा भी उठाया हुआ है, उनका ट्वीट भी मैं देख रहा था, आया हुआ है। तो बी अलर्ट इन सब चीजों से। ठीक है, सोशल मीडिया पर कोई चीज पोस्ट करिए, उसको प्राइवेट ही रखिए। पब्लिक अगर ज्यादा रखेंगे, कभी भी मिसयूज होने का चांस ज्यादा है। कभी भी ऐसा कुछ होता, तुरंत कंप्लेंट करिए, कुछ भी होता तुरंत कंप्लेंट करिए आप इसको। तो आपकी आवाज निकाल के जो है, मैं देख रहा था कि मोदी जी का गाना जो है ऐसे बज रहा था, मतलब उसमें मोदी जी की आवाज में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है, बी अलर्ट फॉर दैट। समझ में आ गई बात? चलिए, तो आज आपको अवेयर करना था, डीप फेक के बारे में पढ़िएगा, इट्स वेरी डेंजरस थिंग। ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं। मेरे ख्याल से जो मेरा मकसद था आज का, वो पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर कोऑपरेशन। बहुत जल्दी हम लोग जो है दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के अलावा। सो स्टे ट्यून विथ अस। कुछ भी डाउट है आप चैट ऑप्शन से पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने सुझाव जो भी है आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ग्रुप में आप बता दीजिएगा, जो भी जैसा है। थैंक यू सो मच।